नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। ठीक है, आज 16 सितंबर है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला जो हमारा ये आर्टिकल है, ये हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जिसमें ये कहा गया है भी जो ऊर्जा स्वावलंबन में जो हमारी हाइड्रोजन ऊर्जा है उस पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधित बात कही गई है। इसमें सबसे पहले बहुत कहा गया है भी जो हमारे जो ऊर्जा मंत्री है, ठीक है, आर के सिंह, और जो यूरोप के जो ऊर्जा आयुक्त है, ठीक है, जिसका नाम है कादरी जो सिम्सन, तो उनके बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। ठीक है, जिससे जो हमारा जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे जो यूरोप के अंदर जो गैस की जो कमी आई है उसकी वजह से जो है यूरोप ने और भारत ने कहीं न कहीं जो हाइड्रोजन गैस है उससे संबंधित क्या क्या समझौता ज्ञापन किया है, ताकि जो हमारी जो नेचुरल गैस है, जिसको हम वो एक प्रकार से बोलते हैं जो हमारी जैव ईंधन है, ठीक है, या जो गैर जीवाश्म ईंधन है जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, या जो एलपीजी गैस है, उन गैसों से अपना ध्यान केंद्रित हटा करके हम हाइड्रोजन जैसी नवीनीकरण ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर पाए। ठीक है, आगे इसके अंदर बात कही गई है जो भी कि जो हमारे 15 अगस्त 2021 में तो राष्ट्रीय हमने हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया था भारत ने। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हरित ऊर्जा स्रोत हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और 16 फरवरी 2022 को इसे नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन निर्माण के लिए इसे यानी वितरण हेतु एक 13 सूत्रीय जो कह सकते हैं भी 13 सूत्रीय एक प्रकार की हरित हाइड्रोजन की नीति जारी की गई थी भी किस किस प्रकार से हमें हरित हाइड्रोजन का निर्माण करना है। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है भी जो राष्ट्रीय जो हाइड्रोजन मिशन का आरंभ भारत में दुनिया का हाइड्रोजन का पावर हाउस बनने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि हम हाइड्रोजन में आत्मनिर्भर हो सके और हम दूसरे देशों को हाइड्रोजन का जो निर्यात भी कर पाए। अगला क्या क्या भी वर्ष 2022 तक हाइड्रोजन की नीति की घोषणा करने वाला भारत विश्व का 18वां देश था। ठीक है, यानी हमसे पहले 18 देश ऐसे थे जिन्होंने हाइड्रोजन ऊर्जा थी उसका लाभ समझ करके ऐसी नीतियां बना ली थी, ताकि जिससे एक नवीनीकरण ऊर्जा का विकास किया जा सके और जो हमारे जो गैर जीवाश्म ईंधन है उनकी जो निर्भरता है वह कम की जा सके। आगे इस आर्टिकल के अंदर कहा गया भी जैसे हम देखते हैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जिसके अंदर जो लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है, तो जो लिथियम आयन बैटरी होती है वह चार्जिंग भी होती है और वह कम दूरी तक ये कम दूरी तय कर पाती है और साथ ही साथ उतनी मात्रा में शक्ति उत्पन्न नहीं कर पाती है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाती है जितनी मात्रा में हाइड्रोजन कर पाता है। ठीक है, आगे इसके अंदर एक एग्जांपल पेट्रोल और हाइड्रोजन की तुलना भी की गई है जहां भी 1 लीटर पेट्रोल से हाइड्रोजन 3 गुना अधिक पावर जनरेट करता है। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा है जो साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है वह कहीं ना कहीं जो प्रदूषण नीति है जलवायु परिवर्तन से जो जलवायु परिवर्तन की गैस है वह भी उत्सर्जित नहीं करता है, एक प्रकार का जो हरित पदार्थ है या हरित ईंधन है, जिससे जो हमने जो दो वर्ष 2070 तक जो शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है या कार्बन तटस्थता का जो लक्ष्य रखा है उसे पाने में भी क्या की मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो 2030 तक हम अपने कार्बन उत्सर्जन का 50% कम करने की बात कही है उसको पाने में भी हमें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, जैसे हमने कहा भी इसी के साथ जब हमने 1992 के अंदर जो रियो समिट हुई थी या 2015 के अंदर पेरिस में समझौते के अंदर जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनको हासिल करने में भी क्या हमें मदद मिल सकती है। ठीक है, आगे इसमें दे रखा है, आगे इसमें लिथियम आयन के बारे में बताया भी जो लिथियम आयन बैटरी है या कोई और ऊर्जा है तो उससे हम क्या करेंगे, जैसे हमारी जो हवाई जहाज है या जो समुद्री चलने वाली जहाजें हैं उनको हम इतनी पावर नहीं दे पाते हैं जितने की हम पेट्रोल या दूसरे पदार्थ दे पाते हैं, मगर जो हाइड्रोजन है वह उसको उतनी पावर देने में सक्षम है। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा है कि जो हमारा जो लिथियम आयन बैटरी है उसके अंदर जो कच्चे माल के रूप में जैसे हम लिथियम बोलते हैं, ठीक है, ग्रेनाइट है या कुछ और पदार्थ हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं, जबकि भारत है वह लिथियम का ज़्यादातर आयात करता है। न ही हमारे पास लिथियम के इतने भंडार है, न ही हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, यानी हमें लिथियम है उसका क्या करना पड़ा, आयात करना पड़ता है। जिस प्रकार आज हम पेट्रोल डीजल या कच्चे तेल पर निर्भरता है उसी प्रकार अगर हम पेट्रोल यानी इलेक्ट्रिक कारों पर जाते हैं तो हमें लिथियम से संबंधित आयात करना पड़ेगा, यानी हमारी आयात निर्भरता फिर भी कम नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर कहा गया भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन जो पावर है उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए।
ठीक है। फिर इसके अंदर एक चुनौती की बात भी की गई है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वह बहुत ही अधिक चुनौतीपूर्ण यानी बहुत ही अधिक ज्वलनशील होता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा भी एक सिक्योरिटी की जो हमारी जो चुनौती है, यानी इससे हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उस मात्रा में मिलनी, सिक्योरिटी का हमें इंतजाम करना पड़ेगा। इसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया अभी क्या, अभी वर्ष 2011 के अंदर जो जापान के अंदर फुकुशिमा के अंदर एक नाभिकीय के अंदर एक छोटा सा छेद यानी लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ से क्या थी, रेडिएशन फैल गई थी, जिसके कारण वहाँ के लोग थे वहाँ से उन्हें क्या करना पड़ा था, पलायन करना पड़ा था, या वहाँ से उनको अपना शिफ्ट करना पड़ा था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं यानी हाइड्रोजन जो शक्ति है उसकी क्या एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो ये इसका आर्टिकल था। तो किस प्रकार हमें जो हाइड्रोजन ऊर्जा है वह हमारे लिए लाभदायक हो सकती है, इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया था। ठीक है, तो एक बार आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला जो आर्टिकल है वह हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसके अंदर क्या है, अभी जो हाल ही में क्या हुआ है, जो अमेरिका है, अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जो एक इनका विमान है F-16, ठीक है, सॉरी ये F-16, सॉरी F नहीं, F-16 वाहन है, उसको उसमें अपग्रेड करने की बात कही गई है। भी क्या करेंगे, भी पाकिस्तान का जो F-16 वाहन है, अमेरिका कह रहा है भी हम उसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। मगर इसके अंदर जो आर्टिकल के अंदर चिंता जताई गई है, जहां जिस प्रकार पाकिस्तान क्या है भी आतंकियों को फंडिंग दे रहा है, जिस प्रकार आतंकियों को अपनी ज़मीन पर यानी पनपने की आज्ञा दे रहा है, तो उस मामले में ऐसी सुरक्षा देना कितना कहाँ तक है प्रासंगिक है। और साथ ही साथ जो भारत की चुनौतियां हैं उसके बारे में कहा भी, इससे क्या है भी जो भारत को किस प्रकार की चुनौतियां मिल सकती है। ठीक है, इसके अंदर कहा गया जो भारत की जो राफेल विमान है, ठीक है, राफेल विमान जो F-16 है, ये अगर अपग्रेड हो जाती है तो हमारी जो राफेल विमान की जो मार्क है कहीं ना कहीं उसको टैकल करने की शक्ति इसके अंदर आ जाती है। साथ ही इसके अंदर कहा गया जो अमेरिका है उसने भारत के साथ 2+2 वार्ता की कर रखी है, उसके साथ उन काफ़ी और समझौते भी कर रखे हैं, ताकि भारत के सब यानी जो पहले जो ट्रंप सरकार थी, तो उन्होंने क्या कहा था, अभी हम जो पाकिस्तान है उसको इस प्रकार की जो सहायता है, यानी जब तक आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रित नहीं करता हम सहायता नहीं देंगे। जबकि जो बाइडन सरकार है उन्होंने इस प्रकार का कदम उठा करके कहीं ना कहीं जो ये कह सकते हैं जो पीछे जो ध्रुवीकरण की एक जो राजनीति थी उस प्रकार की, ठीक है, वार्ता जैसी बात की थी। इसमें क्या क्या भी पहले एग्रीमेंट किया था हमने, कौन सा, जर्नल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था भी हम जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन है वह हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वो 2000 इसी के साथ 2000 आगे जाके हमने 2016 के अंदर एक एग्रीमेंट किया था जिसका नाम था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मोमेंटम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, ऐसे ही एक हमने एग्रीमेंट किया था जिसका नाम है कम्युनिकेशंस जो हमने कैपिटलिज्म ऑफ सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ठीक है, और चौथा इसमें एक था बेका जो समझौता था जो 2020 में हमने किया था, जिससे हम क्या था जो हमारी जो खुफिया जो जानकारी है उसको हम क्या कहते, दोनों जो एजेंसियां हैं वह खुफिया एजेंसियों का क्या करके आदान प्रदान करेगी। साथ ही जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो टेक्नोलॉजी की गोपनीयता है वह भी क्या करेगी, एक साथ क्या करेंगे, डिस्कशन करेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है यानी भारत के साथ भी समझौता करता है और यानी पाकिस्तान को भी आर्थिक मदद देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं वह संतुलन को यानी पाकिस्तान को दबाव बनाने के बजाय उसकी सहायता करता है, कहीं ना कहीं वो आतंकवादी पनपने की गतिविधियों को भी क्या करता है, इसकी तरफ क्या करता है भी, इस हिसाब से क्या है कि जो आतंकवादी गतिविधियां उनको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर सिर्फ यही बताया गया भी जो अमेरिका है वह कहीं का हम जो विवाद जो इंडो पैसिफिक जो हमारा रीजन है उसके अंदर भी हमें सहयोग करने की बात कही गई भी, हम सहयोग कर चलते हैं ताकि चीन को टैकल कर पाए। ठीक है, यही इस आर्टिकल के अंदर बात की है। जो एक ये आर्टिकल है इसके अंदर एक समझौते की बात की गई है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला जो ये आर्टिकल है वह किससे है, हमारा द हिंदू से आर्टिकल है। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर है क्या है भी जो संसदीय समितियां हैं, ठीक है, उसकी भूमिका के बारे में बात की गई है भी, किस प्रकार जो संसदीय समितियां हैं उसकी भूमिका दिनों दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी जो सरकार है वह क्या करती है, जो बिल होती है यानी कोई भी अगर विधेयक आता है तो उस विधेयक पर पूर्ण चर्चा न करने की बजाय उसको ज़्यादा जल्दी से जल्दी पास करवाने के बारे में विचार करती है भी, इसको जितना जल्दी हो सके उतना पास करवाए जाए। ठीक है, सरकार इसके पीछे तर्क देती है भी अगर हम संसदीय समितियों को इस प्रकार की समीक्षा के लिए भेजते हैं तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है, जिसकी वजह से वे सरकार का समय भी बर्बाद होता है और कानून त्वरित रूप से लाया नहीं जा सकता है। ठीक, इसके बारे में
आगे इसके अंदर कहा गया भी यानी इसमें कहा भी जो सरकार है अगर संसदीय समितियों को भेजती है कोई विधेयक, तो उससे क्या होगा भी सरकार को ही बेनिफिट होता है। जिससे क्या होगा भी सरकार उसमें क्या है भी अगर अच्छे से समीक्षा होती है, तो साथ ही साथ जो संसद में विरोध होता है भी इसको संसदीय समितियों को नहीं भेजा गया, एक तो विरोध नहीं होगा, साथ ही उस विधेयक में हमें और ज़्यादा परिप्रेक्ष्य मिलेंगे, यानी उसको हम बहुत ब्रॉड लेवल पर समझ पाएंगे भी कितना इससे अधिक और फायदा होगा और कितना इससे हमें नुकसान होगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर का भी संसदीय समितियों को इसके अंदर भेजना चाहिए। ठीक है, आगे इसके अंदर एक सलाह दी गई है भी अगर ये जो एक शक्ति है वह कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा के जो सभापति है या लोकसभा के अध्यक्ष सभापति हैं उनको एक शक्ति दी जानी चाहिए भी जो कोई भी विधेयक है वह हमें यानी समितियों के पास भेजा जाना चाहिए। इसी के साथ में आगे इसके अंदर कहा गया अभी एक हमें जो कहीं ना कहीं टाइम पीरियड निर्धारित कर देना चाहिए, यानी इतने समय तक आप इस पर विचार करें, अपने जो सलाह है वह सलाह दें और निर्धारित है जो संशोधन है वह संशोधन इसमें किया जा सके। ठीक है, इसी प्रकार की इसके अंदर कही गई भी जिससे क्या हो भी जो हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसके अंदर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास बना रहे और उसकी जो दक्षता है पारदर्शिता है उसमें भी क्या हो बहुत ज़्यादा तौर पर बढ़ावा हो सके। ठीक है, और हमारी जो संसदीय प्रणाली है वह और अधिक रूप में सुदृढ़ हो पे। ठीक है, तो इस आर्टिकल में लगभग यही बात कही गई है। एक इसके अंदर कुछ डेटा दिया गया भी जो 14वीं जो हमारी जो संसदीय थी 2009 और 2014 के बीच में जो हमारी संसदीय समितियों को मिला था वह कितने 60%। हाँ, 2014 का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर हमने कितने लगभग 71% के आसपास हमने संसदीय समितियों को मामले भेजे थे, जबकि जो हमारी जो 2014 और 2019 के बीच की अगर बात करें तो वह कितने थे 27%। अब ये एक बात ये भी कह सकते हैं कहीं कि जो पूर्ण बहुमत की जो सरकार है वह भी कुछ इस प्रकार के निर्णय लेती है भी ताकि बिल को जल्दी से जल्दी पास करवा लिया जाए और टाइम को बचा लिया जाए। ठीक है, अगला जो ये आर्टिकल था वो हम जो दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल था जिसके अंदर था जो भारत में अभी जो जो चीते थे अफ्रीका से जो हम चीता मंगवाने वाले थे, जो हमारा एक प्रकार कुल्लू नेशनल पार्क था उसके अंदर क्या था भी जो चीते आ चुके हैं, तो इसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर कहा है भी एक तो जो चीते हैं वह अलग अलग जो हमारी जो एक तो मानसून की वो वहाँ रहे थे जो हमारा जो नवाबिबिया से बनाए मंगवाए जा रहे थे, उससे क्या है भी नवाबिबी है वह मक्का रेखा पर है और जो हमारा कुल्लू नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश है वह हमारा कर्क रेखा के ऊपर है। तो इससे क्या होगा भी कहीं ना कहीं हम देख पाएंगे भी जो एक जो हम कहते हैं भी किस प्रकार के वातावरण उसको में जो परिवर्तन होगा भी ये उनके जगह यानी स्थानांतरण से संबंधित नहीं है, जलवायु स्थानांतरण से संबंधित भी है भी किस प्रकार चीते हैं वह हमारी जो स्थानांतरण है यानी जो जलवायु स्थानांतरण को किस प्रकार से वह यानी यानी हम कह सकते हैं भी किस प्रकार से वह अपना एक प्रकार से भी हैंडल कर सकते हैं या उसको संभाल सकते हैं भी जलवायु परिवर्तन को। ठीक है, या किस प्रकार की उनके नई नई बीमारियां उसके अंदर हो सकती है या नहीं होगी, या इन सब से संबंधित ये आर्टिकल कहा गया है। ठीक है, क्योंकि चीते 1952 से हमारे भारत के अंदर क्या है विलुप्त पर आए हैं। ठीक है, जिनके आसपास दक्षिण अफ्रीका नवाबिया और हमने डिस्कशन कर ही लिया है। ठीक है, जो चीते हैं कहते हैं भी जो चीते होते हैं सबसे ज़्यादा अनुवांशिक विविधता होती है, यानी जो जन्म से इनके अंदर काफ़ी विविधता पाई जाती है, जहाँ एशिया चीते होते हैं और एक हमारे अफ्रीकन चीता होते हैं। तो अगर हम उसकी बनावट के अंदर देखें तो काफ़ी भिन्नता अंतर पाई जाती है। बाद में इसका जो कैट परिवार है उसमें 4 बड़े सदस्य कौन कौन से हैं, शेर है, बाघ है, तेंदुआ है और चीता है। ठीक है, भारत में सवाना एवं जो शुष्क घास मैदान के पुनर्जीवित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये वहाँ पर पनप सकते हैं। बाद में काफी जो दक्षिण अफ्रीका देशों में चित्तों का जो भारत में आगमन करने से पहला कृत्रिम अंतर महाद्वीपीय यानी एक जो अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण है ये हमारा एक प्रकार का पहला महाअंतर है। ठीक है, ये हमने देख लिया भी वह मकर रेखा पर और किस प्रकार उनमें परिवर्तन होगा वह भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही इसमें कहा है चीतों के पुनर्वास के लिए हमें सुरक्षा घेरा को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ जो इसमें कहा गया भी जो हमारे चीते हैं उनको और ज़्यादा सुरक्षा मिल सके उनके लिए सिक्योरिटी हमें और बढ़ानी होगी, उन्हें एक बफर जोन दिया जाना चाहिए ताकि वह अधिक से अधिक विकास कर पाए, और किस प्रकार की जो घरेलू वहाँ की जो प्रजाति हैं उस पर किस प्रकार का हमें वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस बारे में ये आर्टिकल था, ये वही था उसी का एक आर्टिकल है जिसके अंदर जो हमारा हमने पीछे क्या था तो जो अमेरिका और भारत के अंदर जो कुछ समझौते होते हैं उससे संबंधित है, जिसमें ये तो कारामास यानी जिसको कम्युनिस्ट जो हमारा था कम्युनिकेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कहता है, तो भारत में अति सुरक्षा कोड यानी जो हाई सिक्योरिटी की जो टेक्नोलॉजी है उनको देने की बातें कही गई थी। इसी के साथ में जो C-16 C-17 था, C-130 था, P-100 जो वाहन थे जो अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी थी वही इसके अंदर शामिल किए गए। साथ ही इसके अंदर
आगे किया गया जो हमारा जो हमने देखा था एक बेका जो यानी जो सम्मेलन था, जो समझौता था, उसके बारे में ही जिक्र किया गया, जो प्रमुख रूप से 2 आयामों पर था। पहला क्या था, भारत और अमेरिका भविष्य में महत्वपूर्ण संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करेंगे। और दूसरा क्या था, भारत और अमेरिका उन्नत हथियारों और उपकरणों की खरीद कर सकेगा। ठीक है। अगला है भूस्तर के आंकड़ों के साथ साथ सैन्य एप्लीकेशन से जुड़ी जानकारियां भी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या भी रूस द्वारा जो क्रीमी कब्जा करने के बाद जो इस प्रकार के संघर्ष है वह और बढ़ गए, ताकि जो भारत जापान और अमेरिका, भारत जापान अमेरिका और जो क्वाड था उसके बारे में इसका देखा गया है भी, जो कहीं ना कहीं जो इस पर चीन और इन पर दबाव बनाए जा सके, जो रूस यूक्रेन से संबंधित जो कड़ियाँ हैं उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। साथ ही इसमें क्या भारत और अमेरिका ने यही भी किया है भी, निस्संदेह भारत का लाभ है। इसी के साथ जो इस प्रकार का समझौता है भारत के साथ अमेरिका ने, जो नाटो का सदस्य न होने के बावजूद भी ऐसे समझौते किए हैं, जिससे क्या है भी भारत एक प्रकार से कहीं न कहीं और ज़्यादा महाशक्ति के रूप में हम देख सकते हैं भी। अमेरिका ने नाटो का सदस्य न होने के बावजूद भी हमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजियाँ दी है। साथ ही साथ हम इसके अंदर जो अमेरिका ने भारत को जो हम बोलते हैं ST1, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल इंटेंजिबल टू स्ट्रेटेजिक टू अथॉराइजेशन श्रेणी में भी बना चुका है, जिससे हम क्या भी एक मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसको मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल रीजन के अंदर भी हमें बनाया गया है, ताकि हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है वह क्या कर सकें, शेयर कर सके। और जो नाटो के अलावा इसमें 36 देश हैं, 36 देश के अलावा भारत एक ऐसा देश है जिसका इसका सदस्य नहीं है नाटो का। ठीक है, जिसको ये टेक्नोलॉजी दी जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जो एक आर्टिकल दैनिक हिंदू का था और बाकी दैनिक जागरण थे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।